वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टेस्टिस। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ये सेकंड पार्ट है और इसमें हम टेस्टिस कवर करेंगे और भी जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो सेक्रेटरी डक्ट्स होते हैं उन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, सो अगर हम टेस्टिस की बात करें तो मेल में 1 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। कितने? 1 पेयर ऑफ टेस्टिस मेल में प्रेजेंट होते हैं, यानी टोटल 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं मेल में। 2 होते हैं नंबर में टेस्टिस। ठीक है, उसके बाद टेस्टिस जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, हमको पता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का क्या फंक्शन होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का फंक्शन होता है कि ये गैमेट्स की प्रोडक्शन में मदद करता है प्लस सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करने में मदद करता है। तो टेस्टिस भी जो है वो गैमेट यानी कि स्पर्म की प्रोडक्शन में मदद करेगा, साथ ही साथ सेक्स हार्मोन्स को सिक्रीट करने में हेल्प करेगा। टेस्टिस का जो ओरिजिन है वो मीजोडर्मल होता है। मीजोडर्मल का क्या मतलब होता है? मीजोडर्मल जो है, हमको पता है हमारी बॉडी में 3 टाइप की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, या 3 टाइप की लेयर्स से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। एक्टोडर्म स्किन को बनाती है, एंडोडर्म इस इंटरनल ऑर्गन्स को बनाती है, और मीजोडर्म जो है वो हमारे अगर फीमेल की बात करूँगी तो यूट्रस बनाती है। यूट्रस का ओरिजिन मीजोडर्मल हो सकता है। वैसे ही यहाँ पे टेस्टिस का जो ओरिजिन है वो भी मीजोडर्मल होता है। मीजोडर्म नाम की जो जर्म लेयर है उससे टेस्टिस बना हुआ होता है। टेस्टिस ओवल शेप का होता है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। विड्थ जो है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। वेट होता है इसका 14 ग्राम। ठीक है, तो ये सारे डायमेंशंस और वेट वगैरह आप लोगों को याद रखना है। पोजीशन की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर मैमल्स में जो टेस्टिस होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। अब एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है, तभी हम समझ सकेंगे कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर का क्या मतलब होता है। तो एब्डोमिनल कैविटी हमारे डायफ्राम के नीचे और पेल्विक बोन के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, या यूँ कहो डायफ्राम से पेल्विक बोन तक का जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। डायफ्राम से पेल्विक तक का पार्ट एब्डोमिनल कैविटी कहलाता है। लेकिन टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में नहीं प्रेजेंट होता है। ये प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्क्रोटल सैक और उसके अंदर प्रेजेंट होता है टेस्टिस। ठीक है, इतनी ज़्यादा कवरिंग, इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन में टेस्टिस क्यों प्रेजेंट होता है इसके बारे में अभी आगे मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो ऐसा जो आपका सिस्टम है ये देखने के लिए मिलता है मैमल्स में। किन में? मैमल्स में। और कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं जिसमें टेस्टिस आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी नहीं प्रेजेंट होता बल्कि इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होता है, जैसे कि प्रोटोथेरियंस, एलिफेंट और व्हेल। ये ऐसे मैमल्स हैं जिनमें इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी जो है टेस्टिस प्रेजेंट होता है, या ऐसा सिस्टम देखने के लिए नहीं मिलता। ठीक है, स्क्रोटम जो है, स्क्रोटम में टेस्टिस क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि स्क्रोटम जो है वो टेस्टिस के टेम्परेचर को क्या करता है, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से। हमारे जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर वो कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस। तो ये 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है उसका टेम्परेचर, मतलब करीब करीब 35.5 डिग्री सेल्सियस या 36 डिग्री सेल्सियस हो सकता है हमारे टेस्टिस का टेम्परेचर। टेस्टिस का टेम्परेचर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इतना टेम्परेचर कम रखना ज़रूरी है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के अच्छे से होने के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस होती है जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, या यूँ कहो सबसे इंपॉर्टेंट कोई जो प्रोसेस होती है वो स्पर्मेटोजेनेसिस ही होती है। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होने के लिए टेस्टिस का टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर से, जिसको रेगुलेट करने का काम हमारा स्क्रोटम करता है। इसीलिए स्क्रोटम के अंदर हमारा ये जो टेस्टिस है वो प्रेजेंट होता है। मैंने जब आप लोगों को टेस्टिस की एनाटॉमी पढ़ाई थी तब मैंने आपको डार्टोस और क्रिमेस्टल मसल के बारे में बताया था, जो कि टेम्परेचर रेगुलेट करने में मदद करती हैं। ठीक है, अगर हम मेल बेबी की टेस्टिस की बात करें तो जब बच्चा छोटा होता है यानी माँ के पेट के अंदर होता है, तो जब वो फीटस के फॉर्म में होता है तब जो उसका टेस्टिस होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? तब वो उसका टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। मतलब कि तब वो उसका टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। कब? जब वो फीटस के फॉर्म में होता है, मदर की वूम के अंदर होता है। जैसे ही प्रेगनेंसी का 7th मंथ आता है, जैसे ही प्रेगनेंसी का 7th मंथ आता है, टेस्टिस जो है वो माइग्रेट कर जाता है स्क्रोटम के अंदर। टेस्टिस जो है वो माइग्रेट कर जाता है स्क्रोटम के अंदर। तो पहले टेस्टिस प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, कब? जब बच्चा मदर की वूम में होता है, और जैसे ही 7th मंथ आता है प्रेगनेंसी का, फीटस का टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से निकल के आ जाता है स्क्रोटम में। ठीक है, और ऐसा कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है? ये होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स के
इन्फ्लुएंस में। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो टेस्टिस को माइग्रेट करा देते हैं एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में। अब देखो क्या होता है, ये रहा हमारा टेस्टिस, ठीक है, ये है हमारा टेस्टिस। अब ये जो टेस्टिस और ये है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो क्या कराते हैं, देखो सबसे पहले एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और टेस्टोस्टेरोन, ये देखो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और टेस्टोस्टेरोन ये मिलकर कराते हैं गुबरनैक्यूलम का कॉन्ट्रैक्शन। गुबरनैक्यूलम क्या होती है, गुबरनैक्यूलम यहाँ पे इस तरीके से एक वायर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होता है स्क्रोटम में, इस तरीके से ये स्क्रोटम और टेस्टिस को आपस में कनेक्ट करके रखता है, जॉइन करके रखता है, ठीक है। तो ये वायर लाइक स्ट्रक्चर जो स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं गुबरनैक्यूलम। जब इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो अपने आप पूरी की पूरी स्क्रोटम का कॉन्ट्रैक्शन होगा। स्क्रोटम के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा कि टेस्टिस जो है वो धीरे धीरे करके एब्डोमिनल कैविटी से इंग्यूनल कैनाल से होते हुए, एब्डोमिनल कैविटी से निकल करके इंग्यूनल कैनाल से होते हुए नीचे आएगा, कहाँ पे, आपके स्क्रोटल सैक में, और यहाँ पे स्क्रोटल सैक में आकर के फिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्रोटल सैक में आकर के क्या होगा, फिट हो जाएगा, कौन, हमारा टेस्टिस। तो इस तरीके से टेस्टिस यहाँ से निकल करके यहाँ पर स्क्रोटल सैक में आएगा, और कौन से हार्मोन कराएंगे, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और टेस्टोस्टेरोन। ये क्या कराएंगे, गुबरनैक्यूलम का कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। तो टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से निकलेगा, इंग्यूनल कैनाल से होता हुआ स्क्रोटल सैक में आ जाएगा। अब एक कंडीशन देखने के लिए मिलती है जिसको हम कहते हैं जिसको हम कहते हैं क्रिप्टोरकाइडिज्म, ठीक है। एक कंडीशन देखने के लिए मिलती है जिसको हम कहते हैं क्रिप्टोरकाइडिज्म। ये वो कंडीशन होती है जब फीटस का जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में नहीं आ पाता, वो एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाता है, ठीक है। या तो हार्मोनल इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, या और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो क्रिप्टोरकिडिज्म को फिक्स करने के लिए और ऑर्किडोपेक्सी करते हैं, ठीक है। क्रिप्टोरकिडिज्म को फिक्स करने के लिए ऑर्किडोपेक्सी करते हैं। तो अगर हमें क्रिप्टोरकिडिज्म को ठीक करना है तो ऑर्किडोपेक्सी करेंगे। ऑर्किडोपेक्सी क्या होती है, ऑर्किडोपेक्सी में हम क्या करते हैं, टेस्टिस को सर्जिकली निकाल करके क्या करते हैं, स्क्रोटम में मूव कराते हैं, सर्जिकली टेस्टिस को निकाल करके स्क्रोटम में मूव कराते हैं। तो ये जो ऑर्किडोपेक्सी जो है वो एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम टेस्टिस को क्या करते हैं, सर्जिकली डिसेंड करवाते हैं। एक और कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, दैट इज़ कैस्ट्रेशन, या फिर हम इसे ऑर्किडेक्टोमी भी कहते हैं, कैस्ट्रेशन या फिर ऑर्किडोडेक्टोमी। इसका मतलब होता है कि टेस्टिस का रिमूवल, ठीक है। अगर कहीं टेस्टिस का रिमूवल हो रहा है तो उसे हम कैस्ट्रेशन प्रोसेस कहेंगे। कैस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे काम आती है, जैसे कि हमें पता है कि एक बुल जो होता है वो काफ़ी अग्रेसिव एनिमल होता है, लेकिन अगर हमें उसे यूज़ करना है अपने एग्रीकल्चर में तो उसे कंट्रोल करने के लिए हमें उसकी अग्रेसिवनेस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, उसकी अग्रेसिवनेस को कम करना पड़ेगा। तभी वो जो बुल है वो किस में कन्वर्ट होगा, आपके ऑक्स में कन्वर्ट होगा। तो बुल को ऑक्स में कन्वर्ट करने के लिए उसकी अग्रेसिवनेस को कम करना पड़ेगा, यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा, यानी कि उसको बनाना पड़ेगा हमें डोसाइल, यानी कि हमें उसे बनाना पड़ेगा डोसाइल। तो एक बुल को ऑक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसके अग्रेसिवनेस को कम करना पड़ेगा, यानी कि हमें उसे डोसाइल बनाना पड़ेगा, जो कि किया जाता है थ्रू कैस्ट्रेशन। तो हम क्या करते हैं, बुल के टेस्टिस को रिमूव कर देते हैं। एक बार हम उसके टेस्टिस को रिमूव कर देते हैं तो उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो कम हो जाता है, और टेस्टोस्टेरोन ही वो हार्मोन होता है जो कि मेल में अग्रेसिवनेस प्रोवाइड करता है। तो एक बार उसके टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है तो वो थोड़ा कम अग्रेसिव हो जाता है और ऑक्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम उसे अच्छे से एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। देखो सबसे पहले हम टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे यहाँ पे। तो ये देखो, सबसे पहले हम एपिडिडाइमिस के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, या तो पहले टेस्टिस के स्ट्रक्चर को ही पढ़ लेते हैं फिर एपिडिडाइमिस के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम टेस्टिस की कवरिंग पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले टेस्टिस की जो सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस। ये टेस्टिस की बाहर वाली कवरिंग होती है, आउटर होती है और इनकम्प्लीट होती है। इनकम्प्लीट कैसे, आप देख सकते हो टेस्टिस के ये वाले हिस्से को तो कवर कर रही है लेकिन टेस्टिस को पूरा कवर नहीं कर रही है, इसलिए हम कहते हैं कि ट्यूनिका वेजिनालिस एक इनकम्प्लीट कवरिंग होती है टेस्टिस की, और आउटर कवरिंग होती है। उसके बाद होती है टेस्टिकुलर एल्ब्यूजीनिया। टेस्टिकुलर एल्ब्यूजीनिया जो है वो मिडिल जो
लेयर होती है वो टेस्टिकुलर एल्ब्यूजिनिया की होती है। ये जो टेस्टिकुलर एल्ब्यूजिनिया यही जाकर आगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनाती है जो कि अराउंड 250 होते हैं और हर एक टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं। हर एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये बनाती है टेस्टिकुलर एल्ब्यूजिनिया। फिर सबसे अंदर वाली लेयर होती है टेस्टिकुलर वेस्क्युलरिस जो कि जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये है आपकी ट्यूनिका वेजिनालिस, ये है आपकी टेस्टिकुलर एल्ब्यूजिनिया। और उसके बाद जो सबसे अंदर वाली लेयर जो है यहाँ पे जो प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं ट्यूनिका वेस्क्युलरिस। यहीं प्रेजेंट होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो ट्यूनिका वेजिनालिस, टेस्टिकुलर एल्ब्यूजिनिया और ट्यूनिका वेस्क्युलरिस। ट्यूनिका वेजिनालिस बाहर वाली, बीच वाली ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, अंदर वाली ट्यूनिका वेस्क्युलरिस। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है वो टेस्टिस की कौन सी लेयर में प्रेजेंट होते हैं तो आपको बताना है ट्यूनिका वेस्क्युलरिस में। ये पूछ सकता है कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कौन सी लेयर बनाती है तो आप बताओगे टेस्टिकुलर लोब्यूल कौन बनाता है, आपका टेस्टिकुलर एल्ब्यूजिनिया बनाती है। और एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, टोटल 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एक टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो ट्यूनिका वेस्क्युलरिस के अंदर प्रेजेंट है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या करते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ये स्पर्मेटोजेनेसिस इन्हीं के अंदर होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, हर एक लोब्यूल में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं। हर एक लोब्यूल में, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगे। अब हम आगे का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ये देखो, ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और आगे आकर के ये बन गए इस तरीके से। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ट्यूब्यूली रेक्टाई, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आगे आके क्या बने, ट्यूब्यूली रेक्टाई। ट्यूब्यूली रेक्टाई आगे जाके एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, इसको हम क्या कहेंगे, रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस आगे जाकर कुछ वायर्स लाइक स्ट्रक्चर बना रही है जिसको हम कहेंगे वासा इफ्रेंशिया। अब 10 से वासा इफ्रेंशिया यहाँ से आप लोगों को निकलते हुए दिख रहे हैं और इसी वासा इफ्रेंशिया का जो कलेक्शन है, जब ये वासा इफ्रेंशिया आपस में कलेक्ट हो जाएंगे और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे तो इसको हम कहेंगे एपिडाडाइमस। अब हम एपिडाडाइमस के पार्ट को पढ़ते हैं। एपिडाडाइमस के 3 पार्ट होते हैं, कैपट, कॉर्पस, कॉर्डल। कैपट, कॉर्पस और कॉर्डल। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना, जिसको हम कह सकते हैं एपिडाडाइमस का हेड, वो होता है कैपट। जो बीच वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं मिडिल वाला पार्ट, वो होता है कॉर्पस। और जो सबसे एंड वाला पार्ट होता है एपिडाडाइमस का, वो होता है कॉर्डल। कॉर्डल आगे जाके क्या बनाता है, कॉर्डल आगे जाके बनाता है वासा डिफरेंस। ठीक है, तो कॉर्डल आगे जाके क्या बनाता है आपका, वासा डिफरेंस। आप देख सकते हो, ये है कैपट, ये है कॉर्पस और ये है कॉर्डल जो आगे जाके बना रहा है वासा डिफरेंस। तो इस स्ट्रक्चर को हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं। ये देखो, स्पर्म का जो पाथवे होता है वो क्या होता है, स्पर्म बनता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, फिर जाता है वहाँ से ट्यूब्यूली रेक्टाई में, फिर वहाँ से जाता है रीटी टेस्टिस में, फिर जाता है वासा इफ्रेंशिया में, फिर जाता है एपिडाडाइमस में, फिर वहाँ से जाता है वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से जाता है वो इजैक्यूलेटरी डक्ट में, इजैक्यूलेटरी डक्ट से जाता है यूरेथ्रा में और यूरेथ्रा से डायरेक्ट कहाँ जाता है, बाहर। ठीक है, बाहर चला जाता है। अब यहीं पे जो रीटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडाडाइमस, वास डिफरेंस, ये सब जो हैं ये मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये देखो, सबसे पहले आप लोगों को इस स्ट्रक्चर में, इसका यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन काट के दिखाया हुआ है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ये जो राउंड स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है, ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपको 2 टाइप के सेल देखने के मिलेंगे। ये जो एक फिश लाइक सेल देखने के लिए मिल रहा है, ये है स्पर्मेटोगोनिया, और बाहर जो ये राउंड सर्कुलर सेल्स आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं, ये देखो, ये जो राउंड सर्कुलर सेल्स आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं, ये है सर्टोली सेल्स। बाहर जो आपको ये सेल्स देखने के लिए मिल रहे हैं, ये है इंटरस्टिशियल सेल या लेटिक सेल। यही 3 सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, सबसे पहले पढ़ो सर्टोली सेल्स का क्या काम होता है। सर्टोली सेल स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर रिलीज करता है, सर्टोली सेल जो है वो स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर्स को रिलीज करता है। उसके बाद AMF एंटी म्यूलेरिन फैक्टर्स को रिलीज़ करता है, ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को रिलीज़ करता है और इनहिबिन को रिलीज़ करता है। स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर, एंटी म्यूलेरिन फैक्टर,
एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और इनहिबिन, इन चारों को रिलीज करने का काम किसका है? सर्टोली सेल का है। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर दैट इज 2n, इसके सेल्स में क्या होता है? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, यानी कि इसके पास कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे? इसके पास 46 क्रोमोसोम्स या फिर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, तभी हम कह रहे हैं कि ये है एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। ये कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, जो कि एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है पहला मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन एक रिडक्शन डिवीजन होता है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, दैट इज हैप्लॉइड, ठीक है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इसमें होता है पहला मियोटिक डिवीजन जो कि कन्वर्ट कर देता है उसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, जो कि एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होता है सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो कि इसको कन्वर्ट कर देता है स्पर्मेटिड में, जो कि एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। यानी इसके पास कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है? यानी इसके पास टोटल 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। फिर स्पर्मेटिड का होता है मैचुरेशन, और मैचुरेशन के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है स्पर्म में, या स्पर्म को ही हम स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है इवेंचुअली फॉर्म करेगा स्पर्मेटोजोआ को। और ये जो स्पर्मेटोगोनिया ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल सेल, या जिन्हें हम लेडिक सेल भी कहते हैं। ये रिलीज करते हैं एंड्रोजन्स को, या जिसे हम टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन को रिलीज करने का काम लेडिक सेल का है। ये जो एंड्रोजन है या टेस्टोस्टेरोन है, ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ मिल करके क्या कराते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में मदद करते हैं। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन किसने रिलीज़ किया था? सर्टोली सेल्स ने रिलीज़ किया था। इसके अलावा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अगल बगल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। यही ब्लड वेसल्स जो हैं वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अगल बगल ब्लड का फ्लो मेंटेन करके उसको नरिश करती रहती है और उसको लिविंग सेल में मेंटेन करके रखते हैं, उसकी लाइफ को मेंटेन करने का काम करती हैं, ठीक है। फिर ये इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल्स। इंटरस्टिशियल स्पेस में लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। लेडिक सेल्स भी आपको इंटरस्टिशियल स्पेस में देखने के लिए मिल रहे हैं। उसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स यानी कि WBC भी आपको इंटरस्टिशियल स्पेस में देखने के लिए मिलेंगे। फिर ये सर्टोली सेल का एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर दिखाया गया है आपको। सर्टोली सेल में आप लोग देख सकते हो कि सर्टोली सेल में प्रेजेंट है ये राउंड स्ट्रक्चर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का इस राउंड स्ट्रक्चर में आप लोगों को ये जो राउंड स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप लोग को देखने के लिए मिल रहे हैं ये हैं सर्टोली सेल्स, ठीक है। और अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है? स्पर्मेटोजोआ। बाहर की तरफ सर्टोली सेल्स और अंदर की तरफ स्पर्मेटोजोआ। तो हम कह सकते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं सर्टोली सेल्स एंड टुवर्ड सेंटर प्रेजेंट होते हैं स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। और गोनिया जो है वो इस तरीके से मिडिल में प्रेजेंट है। यही आगे जाकर के स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होंगे। ये आगे जाकर के किस में कन्वर्ट होंगे? स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होंगे। तो पेरीफेरी की तरफ सर्टोली सेल्स है, फिर अंदर स्पर्मेटोगोनिया है और वो कन्वर्ट हो चुके हैं स्पर्मेटोजोआ में। तो इस तरीके का कुछ हमको अरेंजमेंट देखने के लिए मिल रहा है। तो स्पर्मेटोजोआ कहाँ प्रेजेंट है? टुवर्ड्स सेंटर। सर्टोली सेल्स प्रेजेंट है पेरीफेरी में, और सर्टोली सेल्स जो हैं वो नरिश करते हैं स्पर्मेटोजोआ को। ये है इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। ये है इंटरस्टिशियल स्पेस और इसमें प्रेजेंट है ये इंटरस्टिशियल सेल्स। ये जो आपको सेल्स देखने के लिए मिल रहे हैं ये सारे इंटरस्टिशियल सेल्स यानी कि लेडिक सेल हैं। चलिए सर्टोली सेल्स के फंक्शंस को पढ़ते हैं। सर्टोली सेल जो है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने का काम करता है, न्यूट्रिशन देने का काम करता है और प्रोटेक्शन देने का काम करता है डेवलपिंग स्पर्म को। जो डेवलपिंग स्पर्म है इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट, न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन ये सब देने का काम किसका है? सर्टोली सेल का है। सर्टोली सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ब्लड स्पर्म बैरियर बनाना। ब्लड जो होता है उसमें WBC भी प्रेजेंट होते हैं, RBC भी प्रेजेंट होते हैं। WBC जो हैं वो इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स हैं। अगर ये किसी भी फॉरेन पार्टिकल को ब्लड में आते देखेंगे तो इसको क्या करेंगे? तुरंत मार देंगे। तो ये जो WBC है वो स्पर्म को भी एज अ फॉरेन पार्टिकल ही ट्रीट करते हैं। तो स्पर्म अगर गलती से भी ब्लड के साथ मिक्स हो गया तो जितने भी WBC हैं वो स्पर्म को ख़त्म कर देंगे। इसलिए स्पर्म को ब्लड के साथ मिक्स होने से बचाना है, इसलिए ब्लड और स्पर्म के बीच में एक बैरियर बनाना ज़रूरी है जो कि बनाता है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल स्पर्म के अगल बगल इस तरीके से अपने आप को
लेयर कर लेता है, इस तरीके से स्पर्म को कवर कर लेता है कि ब्लड स्पर्म से मिल ना सके। उसके बाद जो इमेच्योर स्पर्म है, जो डेड स्पर्म है, इनका फैगोसाइटोसिस करना या उन्हें खा जाना, उन्हें ख़त्म कर देना, डिस्ट्रक्ट कर देना, वो भी सर्टोली सेल का काम है। सर्टोली सेल एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज़ करता है जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में और प्यूबेरिटी में रिलीज़ होते हैं। ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एम्ब्रियोनिक स्टेज में रिलीज़ होते हैं, किस लिए? टेस्टिस को क्या कराने के लिए? माइग्रेट कराने के लिए। प्यूबेरिटी में रिलीज़ होते हैं, किस लिए? स्पर्म को स्पर्मेटोजेनेसिस कराने के लिए, स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए। इनहिबिन रिलीज़ करते हैं जो कि FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है उसको इनहिबिट करता है। एंटी म्यूलेरिन फैक्टर रिलीज़ होते हैं, इनका क्या फंक्शन है मैं भी आप लोगों को बताऊंगी। उसके अलावा सर्टोली सेल जो है वो स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर भी रिलीज़ करता है जो कि स्पर्मेटेड को स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी होता है। अब देखिए एंटी म्यूलेरिन फैक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है। देखो, दो टाइप के डक्ट होते हैं, एक होता है म्यूलेरिन डक्ट और एक होता है वॉल्फियन डक्ट। एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या होता है, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, दोनों के अंदर अलग अलग हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले मेल के अंदर पढ़ लेते हैं। ये दोनों डक्ट जो हैं, दोनों ही डक्ट मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेल में क्या होता है, जो म्यूलेरिन डक्ट है वो वेस्टिजियल होता है। क्यों? क्योंकि मेल के जो सर्टोली सेल्स हैं वो एंटी म्यूलेरिन फैक्टर रिलीज़ करते हैं और ये एंटी म्यूलेरिन फैक्टर म्यूलेरिन को काम करने से रोक देता है और उसे वेस्टिजियल बना देता है। वहीं मेल में जो वॉल्फियन डक्ट है वो टेस्टोस्टेरोन की प्रेजेंस में मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वॉल्फियन डक्ट क्या करता है, वॉल्फियन डक्ट टेस्टोस्टेरोन के एक्शन से मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बना लेता है। फीमेल में क्या होता है, फीमेल में जो म्यूलेरियन डक्ट हैं वो फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि फीमेल में एंटी म्यूलेरिन फैक्टर नहीं पाया जाता है। फीमेल में एंटी म्यूलेरिन फैक्टर नहीं पाया जाता तो म्यूलेरिन को रोकने वाला कोई नहीं है, तो म्यूलेरियन डक्ट फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बनाएंगे। वहीं जो वॉल्फियन डक्ट हैं वो काम नहीं करते बल्कि वेस्टिजियल होते हैं फीमेल में, क्योंकि फीमेल में टेस्टोस्टेरोन नहीं पाया जाता। तो कौन एक्ट करेगा वॉल्फियन डक्ट पे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बनाने के लिए? टेस्टोस्टेरोन को ही तो एक्ट करना पड़ेगा और वो तो फीमेल में प्रेजेंट नहीं होता, इस वजह से वॉल्फियन डक्ट जो है वो वेस्टिजियल होते हैं फीमेल में। तो फीमेल में कौन से डक्ट वेस्टिजियल होते हैं? वॉल्फियन। वहीं मेल में कौन से डक्ट वेस्टिजियल होते हैं? म्यूलेरिन। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम एपिडिडाइमिस से शुरू करेंगे। सो थैंक यू सो मच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय।